हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एब्रप्सियो प्लासेंटा के मैनेजमेंट के बारे में। एब्रप्सियो प्लासेंटा का वीडियो मैंने एक पहले बना चुका है। अब मैनेजमेंट की बात करते हैं। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ वीडियो अपना, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए, एब्रप्सियो प्लासेंटा का जो पेशेंट होती है तो वो कब आती है, या तो टर्म पे आएगी 37 वीक से लेके 42 वीक पे, या फिर इससे टर्म से पहले आएगी, लेकिन 28 वीक के बाद ही आएगी ना, क्योंकि 28 वीक के बाद ही तो होता है ये। 28 वीक के बाद और डिलीवरी से पहले इसी बीच में हो सकता है एब्रप्सियो प्लासेंटा। तब बात करते हैं कि अगर टर्म पे आती है तो क्या करेंगे। टर्म पे अगर पेशेंट आता है तो उसको रिससिटेशन सबसे पहला काम करेंगे और उसको हाई रिस्क वार्ड में रखेंगे। उसके बाद हम फीटल हार्ट रेट चेक करेंगे। अगर फीटल हार्ट रेट 110 से कम जा रहा हो, फीटल हार्ट रेट अगर 110 से कम जा रहा हो तो हम उस टाइम में क्या करते हैं, सीजेरियन प्लान करते हैं। अगर फीटल स्काल्प पीएच, बेबी के स्काल्प से सिरिंज के थ्रू थोड़ा सा ब्लड निकालते हैं और उसका पीएच चेक करते हैं। अगर उसका पीएच जो है लेस देन 7.2 जा रहा हो तो भी हम सीजेरियन प्लान करते हैं। लेकिन एब्रप्सियो प्लासेंटा एट टर्म इज़ नॉट एन इंडिकेशन ऑफ सीजेरियन सेक्शन। अगर टर्म पे कोई एब्रप्सियो प्लासेंटा आता है या फिर टर्म से पहले भी अगर एब्रप्सियो प्लासेंटा का केस आता है तो वो सीजेरियन सेक्शन का को इंडिकेट नहीं करता है। उस टाइम में ज़रूरी नहीं कि सीजेरियन करें, लेकिन अगर बेबी फीटल डिस्ट्रेस हो रहा हो, अगर फीटल डिस्ट्रेस हो रहा हो तो फिर ज़रूरी हो जाता है कि हम सीजेरियन सेक्शन करें। ओके, लेकिन नॉर्मली अगर फीटल डिस्ट्रेस नहीं है तो हम नॉर्मल डिलीवरी प्लान कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे प्लान करेंगे हम। तो अगर टर्म पे आया पेशेंट तो उस टाइम में हम सबसे पहले क्या करेंगे, पेशेंट को रिससिटेट किया, सब कुछ किया, उसके बाद हाई रिस्क वार्ड में रखा और उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले ARM, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, जो एमनियोटिक सैक होता है ना, उसको आर्टिफिशियली रप्चर कर देते हैं। ओके, और उसको रप्चर करते हैं क्यों, ताकि रप्चर होने से फ्लूइड लीक होने लगेगा। फ्लूइड लीक होने लगेगा तो क्या होगा, लोकल प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होने लगेगा। और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या कराता है, प्रोस्टाग्लैंडिन का काम होता है कि यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन लाता है वो, और पेन होता है जिसकी वजह से लेबर इंड्यूस्ड हो जाता है, लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। और दूसरा क्या होता है कि साथ ही साथ जो बेबी होता है ना, ये में यहाँ से अगर प्लासेंटा है और यहाँ पे ब्लड लीक हो रहा है और ये प्लासेंटा से अटैच्ड ये रहा बेबी, ये बेबी रहा, तो ये यूट्रस का वाल और ये बेबी, इस दोनों के बीच में प्लासेंटा क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा, दब जाएगा। तो दब जाने की वजह से यहाँ से ब्लीडिंग कम हो जाती है। ओके, तो द कंप्रेशन स्टॉप्स द ब्लीडिंग, और जब लेबर पेन इंड्यूस्ड होगा तो कंप्रेशन की वजह से ब्लीडिंग कम हो जाएगी या फिर स्टॉप हो जाएगी। ओके, अब और क्या होता है, एक और चीज़ हो सकता है इस टाइम में कि फीटल मूवमेंट लॉस हो जाए, फीटल हार्ट साउंड नहीं पता चलेगा। तो फिर घबराना नहीं है। फीटल हार्ट साउंड कैसे पता चलेगा भाई, क्योंकि हमने तो अभी एमनियोटिक सैक को रप्चर कर दिया, एमनियोटिक सैक को रप्चर कर दिया तो फिर फ्लूइड बाहर निकल रहा है, तो फ्लूइड की कम हो गया तो फीटल मूवमेंट कम हो जाएगा, तो हो सकता है फीटल हार्ट साउंड नहीं सुनाई दे। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक और चीज़, एक तो खुद से लोकल प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज़ हुआ जिसकी वजह से लेबर इंड्यूस्ड हो गया, और दूसरा क्या होगा, यहाँ पे हम ऑक्सीटोसिन भी ऐड कर सकते हैं। ऑक्सीटोसिन क्यों देंगे, क्योंकि ऑक्सीटोसिन जो है वो लेबर पेन को और थोड़ा बढ़ा देता है। ओके, और नॉर्मल डिलीवरी हम करा सकते हैं पेशेंट का। अब बात करते हैं कि 34 वीक से पहले अगर पेशेंट प्रेजेंट करता है, 34 वीक से पहले 32 वीक पे आए या फिर 28 वीक के बाद है तो क्या करेंगे। तो इस टाइम में भी हम पेशेंट को रिससिटेशन तो देंगे ही, क्योंकि भाई उसको ब्लीडिंग हो रही है, तो रिससिटेशन तो हमारा सबसे पहला काम है। ABC, एयर वे ब्रीदिंग और सर्कुलेशन, एयर वे ब्लड और सर्कुलेशन। उसके बाद क्या है, हाई रिस्क विजिलेंस, उसको हाई रिस्क वार्ड में रखेंगे। और मदर को उसी टाइम में हम क्या देंगे, स्टीरॉयड दे देंगे। अब स्टीरॉयड क्यों देते हैं, स्टीरॉयड देते हैं ताकि बेबी का लंग जो है वो मैच्योर हो जाए, क्योंकि हम सीजेरियन सेक्शन में प्लान नहीं करेंगे। क्या करेंगे हम 32 वीक पर भी
32 वीक पर भी पेशेंट अगर आता है तो हम उसका नॉर्मल डिलीवरी ही कराएंगे। इसलिए मदर को स्टेरॉइड देना ज़रूरी है ताकि बेबी का लंग मैच्योर हो जाए। और आप बोलेंगे कि अगर स्टेरॉइड दिया और तुरंत हम नॉर्मल डिलीवरी प्लान कर रहे हैं तो फिर क्या स्टेरॉइड तो काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि हम लेबर इंड्यूस कर रहे हैं ना, तो लेबर इंड्यूस करेंगे तो 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे लग जाते हैं। थोड़ा बहुत तो लंग पे स्टेरॉइड अपना असर दिखा देता है, लेकिन फिर भी अगर सपोज़ बेबी डिलीवर हो गया और उसका लंग मैच्योर नहीं हुआ है तो फिर पीडियाट्रिशियन है ना, उसके लिए पीडियाट्रिशियन क्या करेंगे, वो उसको सर्फेक्टेंट दे के उसका लंग मैच्योर करा देंगे, क्योंकि 28 वीक के बाद तो बेबी वायबल हो जाता है, वो आउटसाइड द मदर्स वूम वो वायबल रहता है, मतलब जीवित रह सकता है। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे रिससिटेशन हो गया, हाई रिस्क विजिलेंस में रखे, स्टेरॉइड दे दिए, और उसके बाद क्या देंगे, सीडेशन एंड रेस्ट। अब आपको याद आ रहा होगा कि मैंने प्लासेंटा प्रीविया में भी बताया था ये सारी चीज़, और इनको वहाँ पे एक नाम दिया गया था मैकेफी रेजिम, लेकिन यहाँ पे मैकेफी रेजिम नहीं है। प्लासेंटा प्रीविया में मैकेफी रेजिम था, सेम यही सारे चीज़ थे, स्टेरॉइड नहीं था उसमें। और उसमें क्या हो रहा था कि मदर का ब्लड 90% केस में स्टॉप हो जा रहा था, ब्लीडिंग जो हो रही है वो, तो वो प्लासेंटा प्रीविया में था। लेकिन यहाँ पे ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी, फिर भी हमको लेबर इंड्यूस्ड करना है। उसमें था प्लासेंटा प्रीविया में कि लेबर हमें इंड्यूस्ड नहीं करना है, उसके बाद पेशेंट को घर भेज देना है। लेकिन हाँ, अगर आगे प्रॉब्लम होती है तो फिर हम लेबर इंड्यूस कराएंगे या फिर सिजेरियन, जो भी जैसा होगा कंडीशन के अकॉर्डिंग देखेंगे। लेकिन वहाँ पे लेबर इंड्यूस नहीं करना था, लेकिन हमें इस एब्रप्शो प्लासेंटा केस में लेबर इंडक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, सीडेशन दे दिया, रेस्ट दे दिया पेशेंट को, उसके बाद में सीजेरियन सेक्शन नहीं करेंगे। उसके बाद आते हैं डू ARM करते हैं। उसके बाद आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, गिव ऑक्सीटोसिन, ARM करेंगे, ऑक्सीटोसिन दे देंगे और डिलीवर द बेबी, एंड बेबी को डिलीवर कर देंगे। नो टोकोलाइसिस। अब बात करते हैं कि हम टोकोलाइसिस क्यों नहीं करते हैं। तो टोकोलाइसिस का काम होता है भाई यूट्रस को रिलैक्स करना, और हमें क्या करना है भाई, हमें तो अभी लेबर इंड्यूस्ड करना है। तो जब लेबर पेन हमें स्टार्ट करना है तो हम टोकोलाइसिस क्यों करेंगे, टोकोलाइसिस करने से तो यूट्रस रिलैक्स हो जाएगा, तो लेबर कहाँ से इंड्यूस होगा। हम तो अभी ऑक्सीटोसिन दे रहे हैं ताकि लेबर इंड्यूस्ड हो। आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, हमने एमनियोटिक बैग जो होता है, एमनियोटिक सैक जो होता है उसको रप्चर किया। अब बात करते हैं कि आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई कि हम इस केस में, एब्रप्शो प्लासेंटा के केस में, पेशेंट को ये रिससिटेट करके सीडेशन दे के, और फिर भी हम डिलीवरी नहीं करा रहे हैं, मतलब कि वेट नहीं कर रहे हैं, क्यों, आखिर डिलीवरी कराने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत क्यों पड़ गई। तो अगर ब्लड जमा है, यहाँ पे यूट्रस है, यहाँ पे प्लासेंटा के बीच में यहाँ पे ब्लड जमा है, या तो कंसील्ड है या फिर रिवील्ड है, कोई दिक्कत नहीं। अगर रिवील्ड भी है फिर भी थोड़ा बहुत ब्लड का पार्ट यहाँ पे जमा रह जाता है, तो फिर अगर ब्लड क्लॉट है और उसको हम वेट कर लेते हैं बहुत दिनों तक, मतलब बहुत दिनों तक क्या, अगर 2 दिन 4 दिन 10 दिन भी अगर हम वेट करते हैं तो क्या होगा, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन का फॉर्मेशन हो जाएगा वहाँ पे, और टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन का फॉर्मेशन हो जाएगा तो वो कहाँ जाएगा, सर्कुलेशन में जाएगा। टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन जब सर्कुलेशन में जाएगा तो वो क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा एक्सट्रिंसिक कोआगुलेशन पाथवे को। तो एक्सट्रिंसिक कोआगुलेशन कैस्केड यही होता है। एक्सट्रिंसिक कोआगुलेशन कैस्केड मतलब होता है कि ये मतलब स्टिमुलेट कर देता है कोआगुलेशन पाथवे को। उससे क्या होता है कि जितने भी ब्लड के कोआगुलेटिव फैक्टर्स हैं वो सारे क्या करते हैं, कंज्यूम्ड हो जाते हैं, वो सारे कंज्यूम्ड हो जाते हैं, मतलब यूज़ हो जाते हैं सर्कुलेशन में ही। तो सर्कुलेशन में जब ब्लड कोआगुलेशन फैक्टर का यूज़ होगा तो क्या होगा, आप सोच सकते हैं, क्योंकि हमारा जब हाथ या पैर कहीं कट जाता है तो क्या होता है, कोआगुलेटिव फैक्टर ही तो काम आते हैं ना ब्लड क्लॉट कराने में। तो अगर सर्कुलेशन में बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिव हो जाए हमारा ब्लड का जो कोआगुलेटिव फैक्टर है तो क्या होगा, तब होगा DIC, जिसको बोलते हैं डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन। डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन, इसका मतलब होता है कि एक प्रोटीन होता है ना जो ब्लड क्लॉटिंग को कंट्रोल करता है, वो बहुत ओवर एक्टिव हो जाएगा, जिससे क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग फास्ट हो जाएगा, और उसकी वजह से पेशेंट का क्या होगा, पेशेंट की मृत्यु हो जाएगी। अब आते हैं, बात करते हैं कि APH मीन्स एंटीपार्टम हेमोरेज। एंटीपार्टम हेमोरेज जैसे कि उसमें तीनों हो गया, वासा प्रीविया
प्लासेंटा प्रीविया और एब्रप्सियो प्लासेंटा। तो इसमें टोकोलाइसिस नहीं करते हैं। पहला तो आपने पढ़ा था प्लासेंटा प्रीविया, उसमें टोकोलाइसिस नहीं करते हैं, एक पढ़ा। दूसरा चीज़ पढ़ा, लेकिन मैं आगे चल के बताऊँगी कि प्लासेंटा प्रीविया के किस केस में हम टोकोलाइसिस कर सकते हैं। तो प्लासेंटा प्रीविया में यहाँ पे पहले सुन लीजिए आप, प्लासेंटा प्रीविया में टोकोलाइसिस नहीं करते हैं क्योंकि ब्लीडिंग बढ़ जाएगी। ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग क्या होगी, बढ़ जाएगी। एब्रप्सियो प्लासेंटा में टोकोलाइसिस नहीं करते क्योंकि तो यहाँ तो हमें लेबर इंड्यूस कराना होता है ताकि बेबी को हम जल्दी से जल्दी डिलीवर कर सकें। भाषा प्रीविया में तो बेबी ने खुद का ही कॉर्ड तोड़ लिया है, तो वहाँ पे तो ब्लीडिंग हो रही है बेबी की, तो वहाँ पे बेबी की डेथ होने की चांस ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी हम टोकोलाइसिस नहीं, वहाँ पे भी हमको डिलीवरी कराना होता है। अब आते हैं, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसी टाइप से आता है आपके एग्ज़ाम में। क्वेश्चन कह रहा है कंडीशन इन APH, ऐसा कंडीशन जिसमें APH वेयर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट इज़ यूजफुल आफ्टर 34 वीक। कह रहा है कि बिफोर 34 वीक, सॉरी, ऐसा कंडीशन एंटीपार्टम हेमरेज का जिसमें कंजर्वेटिव मैनेजमेंट हम करते हैं, ठीक है, और 34 वीक से पहले वो कौन सा केस होता है, मतलब कौन सा होता है, तो प्लासेंटा प्रीविया। प्लासेंटा प्रीविया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं अगर 34 वीक से पहले अगर पेशेंट आता है तो, वही मैकेफी रेजिम वाला। फिर आते हैं कंट्राडिकेशन ऑफ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट किस किस केस में नहीं करते हैं, तो सबसे पहले पिछले भी वीडियो मैंने बताया था, सेम यहाँ पे भी है। इंट्रायूट्राइन डेथ, अगर फीटस का डेथ हो गया तो एनोमेलस बेबी में कोई एबनॉर्मलिटी है तो सेवर शॉक ऑफ मदर को कोई शॉक हो रहा है तो उसके बाद में एब्रप्शन के केस में भी हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करके नहीं छोड़ते हैं, हमें नॉर्मल डिलीवरी कराना होता है ARM के थ्रू। वासा प्रीविया के केस में भी हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट नहीं करते हैं। ये सारे कंडीशन है जिसमें हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट नहीं करते हैं। अब बात करती हूँ मैं एक और क्वेश्चन, प्लासेंटा प्रीविया 32 वीक का है विथ प्री टर्म लेबर, मतलब कि प्लासेंटा प्रीविया 32 वीक का है, ये नहीं बता रहा है कि ब्लीडिंग हो रही है। प्री टर्म लेबर पेन स्टार्ट हो गया है, तो लेबर पेन स्टार्ट हो गया है और 32 वीक का है, ब्लीडिंग नहीं हो रही है, तो हम उसको टोकोलाइसिस देंगे क्योंकि ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो फिर हमें रिस्क नहीं है कि ब्लीडिंग होगी। और प्री टर्म लेबर पेन स्टार्ट हो गया तो लेबर पेन को टोकोलाइसिस कम करने में हेल्प करेगा। और टोकोलाइसिस कैन नॉट बी गिवन, कब नहीं देंगे, जब ब्लीडिंग हो रही होती है। अगर प्री टर्म लेबर भी है, ब्लीडिंग अगर हो रही होती तो हम टोकोलाइसिस नहीं करते। अब बताती हूँ मैं आपको शेर एंड पेज क्लासिफिकेशन के बारे में। ये क्लासिफिकेशन है जिसके थ्रू एब्रप्सियो प्लासेंटा को अलग अलग ग्रेड में बांटा गया है, ठीक है। अब बात करते हैं कौन कौन से ग्रेड में बांटा गया है, तो टोटल इसको 4 ग्रेड में बांटा गया है। 0 ग्रेड नंबर 0, 1, 2 और 3। ग्रेड नंबर 0 में क्या होता है, तो एब्रप्सियो प्लासेंटा के ग्रेड नंबर 0 में विजाइनल ब्लीडिंग अब्सेंट होता है, विजाइनल ब्लीडिंग नहीं होती है। यूटेराइन टिटैनी वॉर, टिटैनी मतलब पता है, यूट्रस में अकड़न जैसे होने लगता है, तो ये भी अब्सेंट होता है ग्रेड 0 में। फीटल डिस्ट्रेस भी अब्सेंट होता है। मैटरनल शॉक मतलब कि माँ को शॉक नहीं होता है इसमें। और USG, तो USG में क्या होता है ना कि रेट्रोप्लासेंटल क्लॉट, RPC मीन्स रेट्रोप्लासेंटल क्लॉट और स्मॉल, मतलब कि जब USG में हम देखते हैं ना तो प्लासेंटा के पीछे छोटा सा हमें क्लॉट दिखता है, और ये जनरली डिलीवरी के बाद ही डॉक्टर्स को पता चल पाता है क्योंकि ये ग्रेड 0 है और इसलिए इसको ग्रेड 0 में रखा गया है, इसमें ज़्यादा कोई सीरियस प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। उसके बाद आते हैं ग्रेड 1, तो ग्रेड 1 में क्या होता है कि ब्लीडिंग प्रेजेंट होता है, यूट्राइन टिटैनी प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसके बाद है फीटल डिस्ट्रेस, तो फीटल डिस्ट्रेस जो होता है इसमें अब्सेंट होता है। मैटरनल शॉक ये भी अब्सेंट होता है, USG में दिख भी सकता है, नहीं भी दिख सकता है। अब बात करते हैं ग्रेड 2 के बारे में। ग्रेड 2 में वेजाइनल ब्लीडिंग प्रेजेंट होगा भी, नहीं भी होगा, यूट्राइन टिटैनी प्रेजेंट होगा भी, नहीं भी होगा। ग्रेड 2 को सबसे अच्छा पहचानने का तरीका कि फीटल डिस्ट्रेस प्रेजेंट होगा तो ग्रेड 2 बोलेंगे, ठीक है, सीधी बात। इतना क्या होगा क्या नहीं होगा नहीं याद रखना है, सिर्फ याद रखना है कि ग्रेड 2 कब है, अगर फीटल डिस्ट्रेस प्रेजेंट है तो ग्रेड 2 है। मैटरनल शॉक नहीं होगा,
यूएसजी हो भी सकता है, यूएसजी में मतलब दिख भी सकता है और नहीं भी दिख सकता है। चलिए मेन एक ही ये पॉइंट याद करना है कि ग्रेड 2 में फीटल डिस्ट्रेस होता है। थर्ड नंबर ग्रेड 3, इसमें वेजाइनल ब्लीडिंग प्रेजेंट हो भी सकते नहीं भी हो सकते। अब कंसील्ड है तो उसमें वेजाइनल ब्लीडिंग तो प्रेजेंट नहीं होगी ना, लेकिन ग्रेड 3 में यूट्राइन टिटैनी प्रेजेंट होता ही होता है, ठीक है। और एक और चीज़ ग्रेड 3 में इसके साथ एक और चीज़ याद रखना कि ग्रेड 3 में फीटल डिमाइस मीन्स बेबी मरा हुआ होता है विथ पॉसिबल डीआईसी। हो सकता है कि डीआईसी मीन्स डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोagulation होता है, प्रोटीन एक्टिव हो जाता है ना, बताई थी मैं पहले, प्रोटीन एक्टिव हो जाता है जो ब्लड क्लॉटिंग को कंट्रोल करता है, तो ये में भी हो सकता है ऐसा। और लास्ट है एक यूएसजी में दिखेगा या नहीं दिखेगा, तो यूएसजी में दिख भी सकता है नहीं भी दिख सकता है। तो हमें दो चीज़ याद रखना है, ग्रेड 2 में फीटल डिस्ट्रेस प्रेजेंट होता है, ग्रेड 3 में बेबी डेथ कर जाता है, और यूट्राइन टिटैनी तो प्रेजेंट होता ही होता है। ओके ठीक है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मैं फिर से कह रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके।